आसमान तो हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है, एनसीआर वालों को। जब दिखता है तो दिल खुश हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ वो चीज़ें जो आजकल मैं अपने समर गार्डन में कर रही हूं, ताकि गार्डन विंटर्स की तरह ही खूबसूरत दिखाई दे। और इन तमाम चीज़ों को मैं पॉइंट वाइज आपके संग डिस्कस करूंगी, ताकि अगर आपको भी इन चीज़ों को अपने गार्डन में करना हो तो आपको एक हेल्प मिले, एक इंसाइट मिले और कुछ ऐसी टिप्स भी मिल जाएं जिनको कि मैं रेगुलर बेसिस पर अपने लिए फॉलो करती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू हो उसके पहले मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वहां पर लाती हूँ मैं आपके लिए छोटे छोटे कंटेंट। और दूसरा, आप अपने सवाल मुझे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं पिक्चर्स के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियो जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। और जब आप उन पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारे वीडियोस की रीच ज़्यादा बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के साथ ही मैंने अपने समर गार्डन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सर्दियों में डोरमेंट हो गए परमानेंट प्लांट्स की केयर करनी शुरू कर दी है। उनकी लोकेशन को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परमानेंट प्लांट थे जिनको बचाने के लिए मैंने सर्दियों में फुल सनलाइट में रख दिया था। और पर अब जो फुल सनलाइट है वो तो प्लांट्स को बहुत डैमेज कर रही है। हमने शुरू कर दिए हैं अपने समर फ्लावर्स की कटिंग्स को बनाना। कुछ कटिंग्स तो मैं उसी प्लेस पे लगाती जा रही हूँ जहां पर मुझे उन्हें ग्रो करना है, पर बहुत सारी कटिंग्स हम इस तरह के ब्लैक पाउचेस में बना लेते हैं। ये भी बहुत ही कम कीमत में आपको मिलते हैं। तो जिनके पास बड़ा गार्डन है या जिनको बहुत सारे प्लांट मल्टीप्लाई करना है पर पॉट्स नहीं है, तो इस तरह की पॉलिथीन्स लेकर के आप अपने प्लांट पहले ग्रो कर सकते हैं। या सीड्स डालने के लिए जगह नहीं है तो इस तरह के पाउचेस में आप अपने सीड्स को एक एक दो दो सीड्स डाल सकते हैं, ताकि जब वो ग्रो हो तो उनको आप सही जगह पे पॉट्स में ट्रांसप्लांट कर लें। ये पाउचेस भी बहुत ही कम कीमत में मिलते हैं। और हम बना किस किस चीज की कटिंग रहे हैं इस समय, हम एप्टेनिया यानी कि बेबी सनरोज की कटिंग बना रहे हैं। और देखिए, कुछ कटिंग मैंने इस तरह से लगा दी हैं चारों तरफ। अब इनको प्रून करते रहेंगे सो दैट कि ये थिक लश कवर के रूप में डेवलप हो जाए। और यहाँ पर भी कल ही मैंने सनरोज की कटिंग लगाई है। और बेबी सनरोज की भी बहुत लंबी लेगी कटिंग की जरूरत नहीं है, छोटी स्टिफ कटिंग को लीजिए तो देखिए एकदम बढ़िया तैयार होगा। और जो मेरा पुराना गमलों में लगा है, देखो उसमें तो अब छोटा छोटा फूल भी खिलने ही लगा है। और इसके साथ ही हम लगा रहे हैं समर वर्बेना। ये देखो, इस सर्कल के चारों ओर हमने समर वर्बेना लगा दिया है। पोर्चुलाका की हमारी कटिंग्स भी तैयार हो रही हैं। हमने स्वीट पोटैटो वाइन्स की कटिंग इस तरह से लगा रखी है। और अब हम उनको धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ को उनसे नए प्लांट्स भी बनते जा रहे हैं, क्यारियों में लगते जा रहे हैं। और जो प्लांट रूटेड है उनको सही जगह पे शिफ्ट करने का फायदा ये होता है कि ये तुरंत ग्रोथ पकड़ लेता है, समय पे तैयार हो जाता है। क्यारियों में भी उनको बहुत एस्थेटिक वे में लगा रहे हैं, ताकि गार्डन बहुत ही लश, कलरफुल और थिक दिखाई दे। क्योंकि एक सस्ता ऑप्शन भी है, हमारे पास इन हाउस पड़े हुए हैं तो हमें खरीदने नहीं है। और बड़ा एरिया है तो उनमें अगर इनको भर दिया जाएगा अच्छे से तो आपका गार्डन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कलरफुल दिखाई देता है और पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती है। समर फॉलेज प्लांट में कोलियस मेरा मनपसंद प्लांट है और आप सबको पता है कि मेरे पास कितने सारे कोलियस हैं। और इस समय मैं उनकी कटिंग्स बना रही हूँ, पुराने बड़े प्लांट्स को प्रून करके। और इसके साथ ही छोटे छोटे नए पॉट्स तैयार करती जा रही हूँ। पुराने पॉट्स को मैं मॉडरेट सनलाइट वाले एरिया में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि पहले वो एकदम सन एक्सपोजर में रखे हुए थे, फुल सनलाइट में रखे हुए थे। अब उनको मैंने ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया है जहां पर उनको मीडियम धूप मिले। और कोलियस की कटिंग जिनकी नहीं लगती है उनके लिए एक वीडियो है जो एंड में मिलेगा, आप उसको देख करके कोलियस की सही तरीके से कटिंग बना करके लगा सकते हो। गर्मियों में अगर आप उसको सही लोकेशन प्रोवाइड कर दें तो कोलियस से ज्यादा सुंदर कोई भी प्लांट नहीं होता है, बहुत अच्छा ग्रो होता है। और मैं तो लगातार कटिंग बना करके इनको हमेशा अपने पास मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि ये एक तो ज्यादा जगह भर देते हैं, बहुत कलर ऐड करते हैं और पिक्चर्स को भी गार्डन की बहुत ज्यादा सुंदर बना देते हैं। अब बात कर लेते हैं सैपलिंग्स की। मैंने कौन कौन सी सैपलिंग्स लगाई हैं। देखो, मैंने लीजियंथस के सैपलिंग ट्रांसप्लांट किए हैं और देखो ये सैपलिंग्स इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये पिछले महीने
लगाए गए प्लांट से तैयार हुए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने ऑनलाइन सीड्स मंगाए थे अमेज़ॉन से और उनको डाला था, तो उनमें देखो इस तरह से स्प्राउटिंग हो गई है। छोटे-छोटे प्लांट 10 दिनों के भीतर-भीतर ही निकल आए हैं और ऑलमोस्ट 100% जर्मिनेशन रेट के संग निकले हैं। और जबकि अब आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बताते हैं बड़ा लंबा टाइम लगता है, 2 महीने लग जाते हैं स्प्राउटिंग में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। परफेक्ट सीजन में जब आप डालेंगे तो इसमें परफेक्ट स्प्राउटिंग होगी, टाइम पे होगी। और इसके अलावा मैंने तभी डाले थे साइप्रस वाइन के सीड्स। साइप्रस वाइन इस तरह की खूबसूरत छोटे छोटे रेड, वाइट, पिंक फूल वाली वाइन होती है जो एक ही सीजन में लगभग 30 फीट तक बढ़ जाती है अगर अच्छे से केयर की जाए तो। फुल सनलाइट में लगती है, तो अगर आपको कोई वाइनिंग प्लांट चाहिए और जल्दी बढ़ाना है तो आप साइप्रस वाइन को लगाइए। ऑनलाइन इसके सीड्स आसानी से मिल जाएंगे। और अब बताती हूँ मैंने कौन कौन से सीड्स मंगा लिए हैं लगाने के लिए। ये सीड्स मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे अनकॉमन सीड्स हैं जो शायद आपने भी पहले नहीं इसके अलावा लगाए मैंने होंगे। लगाए हैं एग्रेटम या फ्लॉस फ्लावर के सीड्स और बड़े वाले जायंट रशियन सनफ्लावर। मॉर्निंग ग्लोरी की मैंने बहुत सारी वैरायटीज़ लगाई हैं क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी की अब बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटी, एंचूसा फ्लावर जो ब्लू कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं वो, येलो मॉर्निंग ग्लोरी और तमाम बहुत सारे ऐसे सीड्स मैंने लगाए हैं जो शायद मैं भी पहली बार लगा रही हूँ। कोरियोप्सिस, ये इस तरह के छोटे छोटे फूल होते हैं, इनके सीड्स भी मैंने डाले हैं। होपफुली 2-4 दिनों में जर्मिनेट हो जाएंगे। कोन फ्लावर के सीड्स मैंने लगाए हैं। मैंने ये सारे अमेज़न से मंगाए थे। और अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के सीड्स के बारे में तो मैं आपको ये बता दूंगी कि मैंने कौन से मंगाए हैं। आज डालूंगी तो मैं ये तो नहीं जान रही हूँ कि ये कैसे जर्मिनेट हुए, पर सीड्स का पहुंच जाना भी अमेज़न से बहुत बड़ी ब्लेसिंग की तरह ही होता है, क्योंकि अक्सर मंगाओ कुछ और आता कुछ है। एक बार मैंने शैम्पू जिंजर के बल्ब मंगाए थे ना, तो पता है उसने क्या किया, उसने मुझे आलू भेज दिए थे और नॉन रिटर्नेबल था। तो इस तरह की जो धोखाधड़ी है वो भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे विंटर प्लांट्स मैंने अपनी हैंगिंग बास्केट से हटा दिए थे, तो बास्केट्स खाली होने लगी थी, तो अब समय है उनको भरने का। मैंने शुरू की है बहुत सारी पोथोस की, मनी प्लांट की अलग अलग वैरायटीज की कटिंग्स को लगाना, सो दैट की नए बास्केट्स तैयार हो जाएं। और पोथोस की बहुत सारी वैरायटीज हैं, सेंडेप्सिस की बहुत सारी वैरायटीज हैं, जिनको धीरे धीरे करके मैं बास्केट्स में लगाती जा रही हूँ। ये सही समय है अपने बास्केट्स को तैयार करने का। हम अब क्लेडियम के बल्ब लगाना शुरू करेंगे, अभी हमने लगाए नहीं है। और आपको लगाने हो तो उसका वीडियो लिंक आपको एंड में मिलेगा, आप देख सकते हैं। क्लेडियम का भी मेरे पास एक अच्छा खासा कलेक्शन है और देखो कितने सारे बल्ब कलेक्ट हो चुके हैं मेरे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पर इनको जब लगाएंगे, जब जो सॉइल का टेम्परेचर है रात में वो 25 डिग्री से ज्यादा हुआ करे, तब ये स्प्राउट होते हैं। अभी रात में क्लेडियम के हिसाब से ठंड है, तो अगर आप अभी बल्ब्स लगा देते हैं तो फिर कई बार आपका बल्ब निकलता नहीं है, आप बेताब होते हैं, पानी डालने लगते हैं और बल्ब ही रॉट हो जाता है। अफ्रीकन होस्टा के प्लांट्स भी बहुत सारे लगाती हूँ क्योंकि इसके मेरे पास बहुत सारे बल्ब हो चुके हैं और एक पूरा एरिया मैं इससे बनाती हूँ जो कि बहुत ज्यादा थिक लश ग्रीन भी दिखाई देता है। और इसके जो फूल होते हैं कॉर्न शेप के, वो भी काफी सुंदर होते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत तरह की लिलीज लगाया है और धीरे धीरे वो निकलने लगी हैं। और कौन कौन सी मैंने लिलीज लगाई हैं इसका वीडियो भी मैंने बनाया था, जिसका लिंक आपको एंड में मिल जाएगा। आप जाकर के देख करके उन बल्ब्स को मंगा सकते हैं, क्योंकि ये बल्ब ऑनलाइन बहुत आसानी से अवेलेबल है। और ये बल्ब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक बार आप इनको मंगा के लगा लेंगे तो जिंदगी भर के लिए छुट्टी हो जाती है और फिर आपके पास ये लगातार बने रहते हैं। इनके साथ ही मैं डाल रही हूँ अपने परमानेंट प्लांट्स में फर्टिलाइजर। फ्लावरिंग प्लांट में जब फ्लावरिंग की स्टेज आएगी तब फर्टिलाइजर बदल दूंगी, पर अभी जो मैं डाल रही हूँ वो एक मिक्स डालती हूँ जो वर्मी कंपोस्ट, एनपीके 19-19-19 और माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक मिक्स होता है। ये फर्टिलाइजर आपके प्लांट की ग्रोथ को एक्सपेडाइट करेगा, तेज करेगा, जिससे कि आपके प्लांट ज्यादा बेहतर बढ़ने लगेंगे। क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो काम होता है वो होता है आपके प्लांट को नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना। ये छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट को बहुत बड़ी तादाद में नहीं चाहिए होते हैं, पर इनकी जरूरत होती है प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर को भी विटामिन की जरूरत होती है। और डेफिशिएंसी अगर होती है तो हम बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हैं, वैसे ही सॉयल भी हर जगह की कंप्लीट नहीं होती है, कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें मिसिंग होते हैं। तो जब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपकी जो खाद होती है, जो फर्टिलाइजर होती है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, वो बेटर परफॉर्म करती है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन को आप भी यूज करना शुरू करिए और फिर देखिए आपके जो परमानेंट प्लांट हैं वो बिल्कुल मेरे प्लांट्स की तरह
खूबसूरत हेल्दी लश होने लगेंगे। इसके साथ ही ये टाइम है अपने परमानेंट प्लांट को रिपोर्ट करने का। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो रूट बाउंड हो गए होते हैं और रूट बाउंड होने के बाद अच्छा नहीं चल रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ हो नहीं रही होती है और वो लगता है जैसे आज मरे कल मरे। ऐसे प्लांट्स को रिपोर्ट कर लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो यही सही समय है। आप 10 दिनों तक अगर अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर लेंगे परमानेंट, प्लांट्स की जो खराब होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है सीड को कलेक्ट करने का, क्योंकि हमने बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए थे और इस बार हमने काफी सारे सीड्स खरीदे थे, या क्योंकि पिछली साल मेरे पास इतने सीड्स नहीं होते थे कि इतने बड़े गार्डन में लग सके। पर इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि सीड्स को हम कलेक्ट करके रख लें। अब सीड्स को कलेक्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो, सीड्स को अगर हम पेड़ में ही सूख के बनने देते हैं तो वो सीड्स में जर्मिनेशन का रेट जो होता है वो हाई होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब सीड गिर ना जाए उसके डर से हम ऑलमोस्ट जब वो पकने वाला हो रहा है उसके पहले ही उसको निकाल करके रख लेते हैं। अगर आपने पहले तोड़ लिए हैं सीड्स तो उनको बहुत अच्छे से सुखाइए, इनको पैक कीजिए, तो आपके सीड्स में मॉइस्चर नहीं रहेगा और सीड्स पूरे समय सुरक्षित रहेगा। सीड्स को अच्छे कूल ड्राई प्लेस पे सुरक्षित रखें जहां पर उसको बहुत ज्यादा सनलाइट ना मिले, जिससे कि सीड्स आपके खराब नहीं हो। इसी तरह से ट्यूबर वाले प्लांट्स के हम ट्यूबर्स कलेक्ट कर रहे हैं और ट्यूबर्स को भी निकाल करके धो करके अच्छे से सुखा लें ताकि उन पे सॉइल ना रहे, और फिर उनको बहुत अच्छे से सैंड में या सिलिका पाउचेस के संग पैक करिए ताकि उनमें मॉइस्चर ना जाए और आपके सीड्स एक तो ग्रो ना होने लगे पैकेट्स में और दूसरा उनमें रॉट ना आने लगे, फंगस ना आने लगे। और मैंने तो अमेज़न पाउचेस मंगा लिए थे जिपलॉक वाले, जो कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं। उसका लिंक आपको दे दूंगी, आप जाकर के ले सकते हैं। बहुत सारा एस्थेटिक वर्क, डेकोरेटिव वर्क्स भी हम अपने गार्डन में कर रहे हैं। कुछ नई नई चीजों को, नई नई आइडियाज को इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, वो अगले वीडियो में बनाऊंगी और वही अगले वीडियो का हाईलाइट होने वाला है। हमने जो अडेनियम की कटिंग बनाई, अभी हम इनमें डालेंगे थोड़ा सा पोटाश और थोड़ा सा डीएपी ताकि इनमें फूल आ जाए, क्योंकि मुझे एडेनियम में फूल पहले चाहिए होते हैं, पत्तियां बाद में, क्योंकि जब ज्यादा फूल खिलते हैं तो प्लांट देखने में ज्यादा खूबसूरत लगता है। पत्तियों के साथ जब फूल खिलते हैं तो वो खूबसूरती नहीं आती है। मैंने अपने पॉइंसेटिया के प्लांट्स को उस स्पॉट से रिमूव करना शुरू कर दिया है क्योंकि वहां पर काफी तेज धूप होती है और गर्मियों में पॉइंसेटिया इतनी तेज धूप को टॉलरेट नहीं कर सकता है। मैंने जो बहुत सारी कलरफुल पुरानी पत्तियां थी उनको रिमूव कर दिया है, क्योंकि एक तो उनके कलर फेड होने लगे थे, दूसरा अब धीरे धीरे कलरफुल पत्तियां सड़ के गिरेंगी ही और उससे प्लांट के कई बार खराब होने के या शॉक में जाने के चांसेस होते हैं। तो मैंने उन एक्स्ट्रा पत्तियों को रिमूव करके ऊपर की नई पत्तियों को छोड़ दिया है। उनको एक ऐसे एरिया में सेट कर दूंगी जहां मैंने पिछली साल भी अपने पॉइंसेटिया रखे थे पुराने वाले, तो वो अच्छे ग्रो होते रहे। एक दो पॉइंसेटिया के प्लांट मैंने देखो इस तरह से क्यारी में लगा दिए हैं पुराने वाले, सो दैट कि इनमें ग्रोथ हो जाए तो ये परमानेंट प्लांट की तरह यहाँ पर सेटल हो जाए। क्योंकि छोटे प्लांट्स को मेंटेन करना तो मुश्किल होता है, पर जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो वो थोड़ा ज्यादा हार्डी हो जाता है और फिर वो थोड़ी बहुत धूप, बारिश, गर्मी सब कुछ सह लेता है। अगर अभी तक आपने भी अपने पॉइंसेटिया के प्लांट्स को सही लोकेशन पे नहीं रखा है तो आप उसको रखिए, क्योंकि आप इस प्लांट को बहुत आराम से बचा सकते हैं अगले सीजन के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत सारे बिना होल वाले इस तरह के पॉट्स में पेनीवर्ट के प्लांट ग्रो कर रही हूँ, जिनको कि मैं आगे चल के सुंदर खूबसूरत सेरेमिक के प्लांटर्स में डाल दूंगी, सो दैट कि खूबसूरत प्लांट अरेंजमेंट्स तैयार हो जाएं जो देखने में एस्थेटिक भी लगे। क्योंकि पेनीवर्ट एक ऐसा प्लांट है जो गर्मियों में इतना लश, थिक और ग्रीन दिखाई देता है। इसकी जो ग्लॉसी पत्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा ग्रीनरी ऐड करती हैं आपके यहाँ, और गर्मियाँ कितनी भी हो इसकी पत्तियां जलती नहीं है अगर आप सही से इसको लगाएं। और पेनीवर्ट को मैं कैसे लगाती हूँ, मेरे पेनीवर्ट के प्लांट इतने अच्छे कैसे होते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका वीडियो लिंक आपको मिलेगा, देख सकते हैं। इसके साथ ही मेरे वाटर कैबेज देखो सर्दियों में मैंने इस तरह से पॉट में डाल दिए थे, अब मैं इन 2-3 अलग अलग पॉट्स में अलग अलग डिस्प्ले में रखूंगी। इनको लगाने का सही तरीका क्या है ताकि ये ऐसे बड़े बड़े थिक दिखाई दे, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं वो वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँ। और आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो और किन टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।